नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश। हम न्यूज इंडिया के लोग और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारी खास कड़ी पत्रकारिता के पुरखे में आज हम बात करने वाले हैं दिलीप पडगांवकर जी की, जिनके व्यक्तित्व के बारे में आज बहुत सारी बातें होंगी। एक अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ उनके लेखन में ऐसी क्या खास बात थी कि उनके लेख जो थे वो इतने लोकप्रिय रहे, उनके संपादकीय के बारे में अक्सर चर्चाएं रही। हमारे साथ अभिषेक मोहन जी हैं जो उनके व्यक्तित्व पर और भी ज्यादा प्रकाश डालेंगे और उनके बारे में बहुत सारी बातें हमें बताएंगे। अभिषेक मोहन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दिलीप पडगांवकर जी की अगर बात करें तो एक बेहतरीन वो पत्रकार थे, इंग्लिश जर्नलिस्ट, लेकिन उसके साथ साथ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। उनका जन्म जो हुआ है पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है 1 मई 1944 को। उसके बाद से उन्होंने वहीं से एजुकेशन लिया, मैट्रिकुलेशन किया, उसका से +2 करने के बाद से फिर ग्रेजुएशन किया फर्गूसन कॉलेज से। एजुकेशन वहाँ से लेने के बाद से फिर उनका मन आया कि बाहर जाकर के पढ़ाई करें। फिर वो पेरिस चले गए, पेरिस में जाकर के उन्होंने आगे की शिक्षा ली और फिर वहाँ से पढ़ाई किया, डॉक्टरेट की उपाधि सब कुछ लिया वहाँ पर जाकर के। अगर हम करियर की बात कर लें, शुरुआती दिनों की बात कर लें, तो शुरुआती जीवन उनका कैसा रहा कि एक कहा जा सकता है एक टर्निंग पॉइंट जो उनके जीवन में रहा, जिसके बाद वो पत्रकारिता से जुड़े। हाँ, जब पेरिस में थे तब उनका लिखने उखने की आदत थी थोड़ी बहुत जी। तो उसी दौरान उस समय 1968 में उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे श्यामलाल जी। तो उनको एक कुछ लिख करके उनको भेजे। श्यामलाल जी को बहुत पसंद आई वो लेखनी, बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद जब पसंद आई तो उनको पता चला पद्माकर जी को कि मेरी लेखनी पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि नौकरी उनसे मांगी। तो वो नौकरी दे दी वहाँ पे पेरिस में, उसके पेरिस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में वो वहाँ पे नौकरी उन्होंने शुरू की। वहाँ पे नौकरी लगभग 10 साल वहाँ पर किए, फ्रांस में पेरिस में कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में। वहाँ पे एक से एक एक्सक्लूसिव और स्कूप स्टोरी भेजते रहे, लगातार 10 सालों तक खूब जम के काम किए। अच्छा, अगर उनके लेखन की बात की जाए, क्योंकि देखिए लिखते तो हर कोई है, लेकिन उनके लेखन में ऐसी कौन सी बात थी जो किसी को भी प्रभावित कर लेती थी? उनकी लेखनी में बहुत ही अच्छी तरह और बहुत सरल भाषा में लिखते थे जी, जो हर किसी को पसंद आता था। हर कोई मैंने को चाहता था कि उसको पढ़े। एक कॉमन मैन की तरह से वो लिखते थे कि कॉमन मैन को एकदम मैंने पूरी तरह से वो चली जाए। और उसमें पॉलिटिकल बहुत अच्छा लिखते थे। तो उनकी लेखनी बहुत ही शानदार थी, बहुत ही यानी कि लाजवाब कहिए उसको। और कॉमन मैन के रूप में मैंने कि आसान शब्दों का प्रयोग करते थे और इजी शब्दों का प्रयोग करके ही वो आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि व्यक्तित्व के तौर पर वो कैसे थे, उनके स्टाफ के साथ उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा रहता था, कि एक बॉस वाला एटीट्यूड है कि आप गुस्से में रहते हैं, हंसमुख थे या फिर मिलनसार थे, अगर उसकी बात करें तो स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर था उनका? हाँ, उनके स्टाफ के साथ तो बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत ही हंसमुख थे, हर किसी से मिलकर जुल के रहते थे। मतलब कि वो 1968 में शुरू किए, 78 तक रहे वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट रूप में। फिर वो 88 में संपादक बन गए। उसके बाद वो उनसे मैंने कि वहाँ के जो इतने भी स्टाफ थे यहाँ पे दिल्ली और बॉम्बे में, बहुत अच्छी तरह मैंने बड़ी खुश है कि पद्माकर जी मैंने के स्टाफ बन गए हैं, एडिटर बन गए हैं। तो उनके पास से मिलना जुलना हो गया, क्योंकि उनका डायरेक्ट एक्सेस था उनके पास और उनसे जा करके मिलते जुलते थे, सब कुछ करते थे। सबसे मेन चीज़ जो था ना कि जब वो संपादक बने तो वो एक क्रांतिकारी बदलाव लिए अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्रांतिकारी बदलाव ये था कि वो युवाओं पे ज़्यादा फोकस रहते थे, युवाओं को पूरी मैंने कि देते थे, समय देते थे। और तो और वो विदेश में रहे सब कुछ किए हुए हैं, तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो अपनी इंडिया में लाएँ, प्रिंट मीडिया में लाएँ और उसको मैंने को बढ़ावा दिया। उससे क्या हुआ कि जितने भी स्टाफ थे बहुत ही मैंने फ्रेंडली महसूस करने लगे, बहुत अच्छी तरह से काम करने लगे। उनको मैंने किसी तरह की दिक्कत नहीं, पहले जो था तो पहले मैंने बहुत दिक्कत होती थी स्टाफों को काम करने में, लेकिन वो उसके बाद से फ्रेंडली होते चले गए और मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया। अच्छा, खबरों की अगर बात कर लें तो खबरों को लेकर उनका माइंडसेट कैसा था, किस सोच के हिसाब से, किस माइंडसेट के हिसाब से वो काम करते थे? देखिए, थे तो वो विचारधारा अगर देखा जाए तो वो लेफ्टिस्ट थे, यानी कि लेफ्ट की तरफ उनके झुकाव थे। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में आए तो वो जब अपने घर पर रहे तो भले लेफ्टिस्ट रहे हो, लेकिन जब अपने ऑफिस में आ जाए तो वो विचारधारा नहीं देखते थे, वो हर तरह की खबरों पर तवज्जो देते थे। हाँ, न्यूट्रल रहते थे। इवन कि राइटिस्ट में भी उनके अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत अच्छे संबंध थे, माने बहुत क्लोज संबंध थे। वो सब किसी को
क्रिटिसाइज करते थे, सबको अप्रिशिएट करते थे खबर के मामले में। जब हमने ऑफिस में रहते थे, चाहे लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो, सब किसी को बराबर तवज्जो देते थे। और मेन चीज़ जानती उनके कार्यकाल में क्या हुआ है, उनके साथ बहुत सारे अखबार थे, कंप्यूटर अखबार थे, वो लोग पॉलिटिकल रह जाते थे, उसी डर पे चलते थे। ये आए तो बदलाव, इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल के साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट लेकर के आए। मैंने हर वर्ग को मैंने कुछ न कुछ अपने अखबार के से देना शुरू किया कि भाई तुम्हारे लिए भी कुछ है, तुम इस अखबार को पढ़ो। ये नहीं कि केवल पॉलिटिकल मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा, ये नहीं कि कुछ मैंने स्पिरिचुअल मिल गया, कुछ और भी चीज़ें होंगे। स्पोर्ट्स चारों मैंने हर एलिमेंट को उन्होंने टच किया और हर एलिमेंट को उन्होंने बढ़ावा दिया। अच्छा, अगर पत्रकारिता के अलग हट के कुछ बात कर लें, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो हमारा जुनून भी होता है, और दिलीप जी जितने बेहतरीन पत्रकार बने, कहा जा सकता है कि पत्रकारिता उनका जुनून रही होगी। लेकिन इसके अलग हट के अगर हम बात करें तो कुछ अलग उनके मतलब चॉइसेस रही हो, कुछ अलग उनका मन हो, जैसे कलेक्शन होता है, हॉबीज होती हैं। हाँ, पत्रकारिता के अलावा उनका मन अलग भी था। वो मॉडर्न पेंटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। उसका कलेक्शन बताते हैं, उस समय जो हमारे सीनियर हैं अमिका नसर, जो कि उनके साथ काम कर चुके थे, वो बता रहे थे कि उनके पास मॉडर्न पेंटिंग्स के, खासकर हुसैन की पेंटिंग्स का बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। अच्छा। मैंने एक से एक कलेक्शन उनके पास है। और तो और वो शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए वो मीलों मील चले जाते थे। मैंने उनका शास्त्रीय संगीत पे बहुत ज़्यादा मैंने के ध्यान रहता था, वहाँ पे जाकर के अपना मैंने कि देखते थे, सुनते थे, बहुत ज़्यादा था। यानी कि पत्रकारिता में नहीं रहते थे, दूसरी तरफ भी उनका मैंने रुझान बहुत ज़्यादा था। मॉडर्न पेंटिंग्स हो या शास्त्रीय संगीत हो, इस सब पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रहते थे और सब कुछ सुनते उनते थे, सब कुछ करते थे। जिस दौरान वो पत्रकार रहे, संपादक रहे, उस दौरान कश्मीर का मुद्दा बहुत ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। उस वक्त की अगर बात कर लें तो कश्मीर को लेकर उनके क्या विचार थे? संपादक रहने के दौरान कश्मीर को था विचार, लेकिन उनके संपादक जब नहीं थे तो उसके बाद कश्मीर और हॉटकेक बन गया था। यही अच्छा। वजह है कि 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो 3 मेंबरों की कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से खाकर जी को भी जगह दिया गया था कि उस कमेटी में वो जाकर वहाँ के लोगों को जाते थे, मिलते जुलते थे, पूछते क्या प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी तरह से लगे रहते थे। मैंने बहुत दिनों तक लगे रहे हैं, सरकार को रिपोर्ट भी करते थे। मैंने कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। यही वजह है कि एक बार उन्होंने कहा भी था कि मैं पीएम के बाद से सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, हाँ, बहुत काम करता हूँ। और इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था, मैंने कि हर जगह कंट्रोवर्सी हुआ था, लेकिन कुछ लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि बात तो सही करें। पत्रकार जो होते हैं बहुत काम करते हैं, खासकर संपादक लेवल। कुछ लोगों को कहा था कि डिसीजन लेना रहता है, हर चीज़ करनी होती है, तो इसलिए वो काम करते थे बहुत। अच्छा, अगर एक संपादक की बात कर लें तो जो उनके मालिक रहे हैं जैन फैमिली, उससे उनके संबंध कैसे थे? हाँ, जैन फैमिली जो थे पहले अशोक जैन थे, और उनके बाद उनके बेटे समीर और विनीत जैन हुए। तो ये दोनों मैंने बाप बेटे दोनों से इनका मैंने कि दौरान काम किए हैं। अशोक जैन ही इनको लाए पत्रकारिता में, उन्हीं को नौकरी कर दिया गया उस दौरान जब ये संपादक बने। तो इनके बेटे कहाँ पे था, तो इस दौरान इन्होंने एक लाइन की थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वो थी कि इफ़ यू आर नॉट इन मार्केट यू हैव नो माइंड शेयर एंड देयरफॉर नो प्रॉफिटेबिलिटी। यानी यदि आप बाजार में नहीं हैं तो आपके पास कोई दिमाग नहीं है और इसलिए कोई लाभ नहीं है। ये पत्रकारिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। इसको समीर जैन बार बार कोट करते थे, अपनी जो मीटिंग्स होती थी उसमें इस चीज़ को कोट करते थे और इसको कोट करके वो आगे बढ़ते थे कि भाई देखिए ये दिलीप प्रकाकर जी कहे हुए हैं, इस पर ध्यान दीजिए लोग, इसलिए कि हम लोग को मार्केट बढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें को ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी बातें होती थी, तो ये कोट आज भी मैंने चर्चा का विषय टाइम्स ऑफ इंडिया में होती है। अच्छा, अगर काम के बारे में बात की जाए तो अक्सर कहा जाता है कि वो अपनी प्रायोरिटी पे, देखिए अगर एक संपादक के तौर पर देखा जाए तो हर व्यक्ति का जो लेखन है उसे संपादक बहुत बारीकी से देखता है, लेकिन अगर दिलीप जी की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता था कि उनके लिए पहले अपने एडिटोरियल जो है उसको मैनेज करना उनकी प्रायोरिटी थी, और लेखन किसी भी क्षेत्र का हो, लेखन किसी का भी हो, वो उसे बाद में रखते थे। नहीं, वो प्रायोरिटी तो देते ही थे, मैंने कि प्रायोरिटी ये देते थे कि हर क्षेत्र के काम मैंने कि चीज़ों को उसमें अपने पेपर में समावेश करें।
ये नहीं कि केवल पॉलिटिकल कर दे या कोई रीजनल कर दे, ये कर दे, मैंने पॉलिटिकल, रीजनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअल, जितने भी चीज़ों उनके उस समय उनके आते थे, सब कुछ को उसको प्रायोरिटी दिए और सब के लिए एक फौज को तैयार किया कि भाई इस पर भी काम किया जाए। इसी कुछ मैंने नहीं, हरदम मैंने इनोवेटिव आइडिया लेकर के आते थे, मीटिंग में बताते कि इस पर कुछ काम किया जाए, इस पर कुछ लेखनी की जाए। तो इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया जो आप देखिएगा पेपर में का अभी भी और सब पेपर की अपेक्षा कुछ उसमें ज़्यादा में कि आपको चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए, हर फील्ड की चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ मैंने कुछ आज भी कुछ ना कुछ वहाँ पे इनोवेशन होते रहता है, कुछ नए आइडियाज़ पे काम होते रहते हैं। अगर मुझे याद है तो 1988 का वो दौर था शायद, जिस दौरान वो TOI में यानी टाइम्स ऑफ इंडिया में संपादक बने थे। उस वक्त देश में एक बदलाव चल रहा था, उस बदलाव के समय में एक संपादक के तौर पर उन्होंने क्या भूमिका निभाई? 1988 का वो दौर था जब देश में बदलाव का दौर देखा, क्योंकि उस समय राजीव गांधी PM थे, लेकिन उनके बोफोर्स मुद्दा उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा उछाला जाता था, खास BP सिंह उछाले हुए थे बोफोर्स मुद्दे। जो BP सिंह उन्हीं के रिजिम में रक्षा मंत्री भी हुआ करते थे, तो बोफोर्स मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा मैंने कि उछाला गया था। तो उसको लेकर के बोफोर्स मुद्दा आगे आ गया, राजीव जी पीछे आ गए, उसमें बदलाव उसमें उसी समय मैंने कि क्या कहते हैं BJP वाले अपना धर्म के लेकर के मैंने कि अपने हिंदू और अयोध्या जी को लेकर के अपना काम शुरू कर देते थे। तो बहुत तरह की चीज़ें एक साथ देखी गई थी, तो उस दौरान बदलाव ज़बरदस्त रूप से, लेकिन उस दौरान पडगांवकर जी बहुत अच्छी तरह से काम करते थे। उन्हें उसके टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उस समय हर तरह के खबरों को उस पर प्रायोरिटी देती थी, चाहे वो बोफोर्स मामला हो या फिर अयोध्या से संबंधित हो या फिर राजीव गांधी से संबंधित हो, भी हर चीज़ों पर पूरे मने के प्रायोरिटी से उसको खबर को ध्यान देते थे और रखते थे और लिखवाते थे, अपने मने के पेपर पे जगह देते थे। अच्छा, उनके संपादकीय दौर की अगर बात कर ली जाए तो मुझे लगता है कई सारे खुलासे उस दौरान हुए होंगे, लेकिन कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा मुद्दा जिसके बारे में आज भी चर्चा होती हो? जी, याद कीजिए हर्षद मेहता कांड। जी, जिसपे वेब सीरीज भी बनी थी। वेब सीरीज भी बनी हुई है हर्षद मेहता एक कैसे मैंने लूप होल एक आदमी ने देखा था, बैंकों के अंदर में सिस्टम में झांक करके देखा था, जिसका किसी को मैंने सरकार के अंदर किसी को पता ही नहीं था। उस बैंक में जो लूप होल थे, उस लूप होल से उसने फ़ायदा उठाया और पैसा निकाल करके मार्केट में लगाया, प्रॉफिट कमा करके फिर बैंक में 15 दिन का जो ट्रांजेक्शन पीरियड मिलता था वो दे देता था। लेकिन हुआ क्या कि उस दौरान शेयर खूब बढ़ने लगे, तब तक किसी को ध्यान नहीं किया। लेकिन जब बैंक शेयर गिरने लगे और पैसा नहीं आया, तब हुआ कि क्या बात है भाई, इधर बैंक का NPA भी बढ़ने लगा। तो तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी। और ये ऐसा स्थिति कि आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर के मैंने कि पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली तक सब मैंने कि हिल गए थे उस समय। मैंने कि इंटरनेशनली खबर बनी, तो बहुत दिनों तक इंटरनेशनली खबर थी हर्षद मेहता कांड। मैंने वो समझिए कि आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर में से एक जरूर है हर्षद मेहता कांड। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की जाए तो देखिए, हर संस्था में काम करने का एक मॉडल होता है, एक तरीका होता है। लेकिन दिलीप जी की बात की जाए तो उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो मॉडल है काम करने का, वो मेरे लिए नहीं है, बल्कि बाकी एडिटर्स और जर्नलिस्ट के लिए है। इस तरह से कहा जाए तो क्या ये माना जाए कि दिलीप जी का कार्य करने की अपनी ही कार्यशैली थी? कोई एक एजेंडा अगर सेट कर दिया जाए कि आपको इसके इर्द गिर्द ही काम करना है, उसमें दिलीप जी फिट नहीं बैठते थे? नहीं, वो बात सही बात आप कर रही हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स को उसका अलग तरीके से काम करने का था। दिलीप जी अपने अलग स्टाइल से करते थे काम। कह तो रहे हैं कि उनके पहले जो थे गिरिराज जी जैन थे, उससे पहले तो श्यामलाल जी थे, वो लोग अपने तरीके से। लेकिन दिलीप जी जब आए तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, अपने स्टाइल से काम किए, युवाओं को मैंने कि ध्यान दिया, युवाओं को मशीन पे ध्यान दी, इक्विपमेंट दी थी, एक आधुनिक चीज़, आधुनिक मशीन लगाई, मॉडर्नाइजेशन की है। मतलब कि जब वो दिलीप पडगांवकर जी एडिटर बने तो जो उस समय के छोटे पत्रकार थे, मैंने कि युवा पत्रकार थे, बहुत खुश हुए, क्योंकि उससे पहले तो गिरिलाल जी जो थे उनके पास किसी का भी एक्सेस नहीं था। के चैम्बर में कोई भी घबराता था, कोई नहीं जाना चाहता था। लेकिन दिलीप पडगांवकर जी जब बने तो सब कोई चाहता था कि हम इजीली मिल और मिलते भी थे। इसका मैंने कि बड़ा पॉजिटिव मैंने कि उसका मैंने फ़ायदा हुआ है। सारे मैंने पत्रकार थे कि आसानी से जाकर मिल लेते थे, उनसे पूछ लेते थे, जहाँ कुछ भी गलती होती तो पूछ लेते थे, बताते थे। वो सारी चीज़ दिलीप जी बता देते थे कि ऐसे करने से इस स्टोरी की इस तरह से डेवलप किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसका मैंने कि युवाओं पर विश्वास बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा आधुनिकीकरण करके और मैंने अच्छा कर दिया। मैंने कि एक तो युवाओं को दिए, एक्सेस हो गया और आधुनिकीकरण हुआ, तीनों चीज़ हो गया। तो इसका फ़ायदा टाइम्स ऑफ इंडिया को
मिला, बहुत ज़बरदस्त। और आज तक मिल रहा आज है, तक क्योंकि मिल रहा है। कहा जा सकता है कि इंग्लिश जर्नलिज्म में अगर बात करें तो स्पेशली दिलीप जी को एक क्रेडिट जाता है कि एक रिवॉल्यूशन वो लेकर आए थे, एक ऐसा बदलाव जिस पर आज भी काम किया जा रहा है। और उन्होंने ये जो रिवॉल्यूशन शुरू किया था, आज भी उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी, और बहुत सारे जो अखबार हैं उन्होंने उस पर काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया है। अब देखिए इनके, आप पूछ रही थी कि इनके कि किस माइंडसेट के थे। इनके काम करने वाले में कहते आपको लेफ्टिस्ट है, लेकिन इनके, मैंने कहा कहते हैं इनके यहाँ काम लेफ्टिस्ट भी करते थे। आप प्रफुल्ल बिदोई का नाम सुनी होंगी जी, स्वामीनाथन अय्यर का भी नाम सुनी होगी, ये सब लोग लेफ्ट विचारधारा के थे। वहीं पे स्वप्न दास गुप्ता जो राइट विचारधारा, जो अभी राज्यसभा सदस्य भी थे बीजेपी के, मैंने कहते तो न्यूट्रल, लेकिन बीजेपी ने उनको फिर बंगाल में चुनाव में उतारा था, उनको भी जगह दी। यानी कि कहने मतलब ये था कि वो सब किसी को जगह देते थे कि भाई हमारे जो पेपर है इसमें सब कोई काम कर सकता है। ये नहीं है कि क्यों राइट वाले करेंगे या लेफ्ट करेंगे या नहीं, है ऐसा नहीं था। मैं सब किसी के लिए उनके यहाँ जगह था, सब किसी को जगह देते थे, सब कोई काम करने के लिए तैयार रहता था उनके यहाँ। अच्छा, जब हम काम करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि देखिए अगर कंपटीशन नहीं होगा किसी से तो मुझे लगता है कि काम करने में वो आनंद ही नहीं आएगा। अगर मुझे ये पता है कि मैं ही सबसे अच्छा काम कर रही हूँ और सामने अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट नहीं होगा तो उस लेवल पर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अगर इनकी बात की जाए दिलीप जी की, तो मुझे याद है कि एक बार जो उनके ही ओनर्स थे समीर जैन, उन्होंने एक बार विनोद मेहता को कोट करते हुए कहा था कि विनोद मेहता जो हैं वो पॉसिबल एडिटर हो सकते हैं टीओआई के, जिसके बाद कहा जाता था कि दिलीप जी की जो इनसिक्योरिटीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो एक रिवोल्यूशन जो वो लेकर आए थे उस पर और ज्यादा प्रगाढ़ हुए। हालांकि स्टेटमेंट के बाद वो इनसिक्योर भी हुए थे। वो क्या आखिर वाकया था, उसके बारे में कुछ अगर आप बताएं। हाँ, वो मैंने बहुत आगे चल कर हुआ था कि जब हो रहा था कि बात सही करें कि जब कंपटीशन नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए फिर देखा गया कि एक विनोद मेहता जी जो थे वो बड़े अच्छे पत्रकार थे, देश के बहुत मैंने जानदार पत्रकार थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया उन्होंने सोचने लगा कि अब इनको भी थोड़ा सा इनके बारे में सोचा जाए, तो वही विनोद मेहता जी को लाए, उनके बारे में सोचा गया, तो ये इनसिक्योरिटी वाली बातें उनके अंदर में आई और ये बातें कही जाती है। जी, तो देखिए इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी हो गई। इसके साथ ही हम बताएं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिलीप जी का जो व्यक्तित्व रहा, उनके जीवन काल से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम लगातार अपनी इस खास सीरीज़ में हम दिखा भी रहे हैं, क्योंकि हमारी इस खास सीरीज़ का मकसद ये है कि पत्रकारिता का जो क्षेत्र रहा है उसको और ज़्यादा मजबूत जिन पत्रकारों ने किया है उनके जीवन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र को, उसके उस पौधे को जिसने रोपा है, ऐसे पत्रकार जो अक्सर प्रेरणा रहे हैं बहुत सारे लोगों की, उनको हम पितृपक्ष में एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक चीज़ और बता रहे हैं कि जो फ्रांस में काम कर रहे थे तो उनको फ्रांस में पेरिस में जब थे तो उनको फ्रांस सरकार की तरफ से वहाँ के सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया है, समझिए। फ्रांस की तरफ से दिया गया अवार्ड जो था सबसे बड़ा अवार्ड था उनको, तो मैंने कि एक तरह से उनको समझिए कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, देश में नहीं विदेश में भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा था। हर जगह मैंने कि लोग उनके बारे में सोचते थे, समझते थे, पूरे इंटरनेशनली मैंने कि फिल्म के संपादक थे। पेरिस से शुरुआत भी हुई थी उनकी। और अगर हम बात कर लें कोई जीवन में आपने अवार्ड्स के बारे में बताया, और कोई ऐसी स्टोरी जिसके बारे में कहा जाए कि जब भी उस स्टोरी का जिक्र हो तो दिलीप जी का जिक्र अक्सर होता रहेगा। आपने हर्षद मेहता केस के बारे में हमें जानकारी दी, इसके अलावा कोई ऐसी खबर? अयोध्या में 1992 में जब हुआ था तो उसके बाद से जो एडिटोरियल लिखे थे वो एडिटोरियल के लेकर पूरे देश में जबरदस्त रूप से हंगामा होता, बहुत ही सॉलिड रूप से, बहुत ही सॉलिड कर रहे हैं कि एडिटोरियल लिखे थे। तो उस एडिटोरियल को लेकर के बहुत मैंने कि क्रिटिसाइज, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए थे, कुछ लोग बहुत अप्रिशिएट किए थे। मैंने बहुत ही क्रांतिकारी बताया जाता है, बहुत ही क्रांतिकारी एडिटोरियल उस समय करते थे, फ्रंट पेज पे छपा हुआ था उस समय, और बहुत मैंने कि जिस दिन गिरा हुआ था उसके अगले दिन ही लिखा हुआ था। देखिए ये तो मुझे लगता है कि अक्सर होता है कि हमारा कोई भी एक लेख हो तो ऐसा तो नहीं कि हर वर्ग उससे प्रभावित हो, एक वर्ग प्रभावित होता है, अप्रिशिएट करता है, तो हो सकता है किसी को वो बातें अच्छी ना लगे, क्योंकि हम हर किसी को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपनी राइटिंग से। और मुझे लगता है कि दिलीप जी के बारे में भी यही था, जिस तरह आपने उनके लेख के बारे में जिक्र किया। और एक चीज और बता दें जी, वो सत्यजीत रे के साथ भी काम किए हुए हैं, उनके अच्छा हाँ, उनके शागिर्दी में बहुत दिनों तक रहे हैं, फिल्मों में काम किए हुए हैं। यानी कि उनका मैंने कि पत्रकारिता और के साथ साथ इस तरफ भी रुझान था, फिल्मों में काम करने होने वाला। सत्यजीत रे के शागिर्दी में
कुछ सिनेमा में काम किए हुए हैं, उनके साथ रहे हुए हैं। तो माने कि दिलीप जी वर्सटाइल पर्सनालिटी थे, हर तरफ रहते थे। मतलब फिल्में भी थे, सांस्कृतिक संगीत भी सुनते थे, मॉडर्न पेंटिंग का भी कलेक्शन अच्छा था, और पत्रकारिता तो था ही। कला से जुड़ाव यानी कला से, उनका हमेशा से था। आपने जी। जिक्र भी किया कि हुसैन की पेंटिंग्स जो थे उसका एक शानदार कलेक्शन उनके पास था। बाकी फिल्मों के प्रति आपने बता ही दिया कि उन्होंने सत्यजीत रे के साथ कार्य किया था। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दिलीप जी हर चीज का एक कंप्लीट पैकेज थे। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद पत्रकारिता के क्षेत्र में इसीलिए, और स्पेशली अगर इंग्लिश जर्नलिज्म की बात कर ली जाए, हालांकि देखिए जो एक ऑलराउंडर होता है उसकी काबिलियत हर क्षेत्र में नजर आती है, लेकिन इंग्लिश जर्नलिज्म में अगर बात कर लीजिए तो खास तौर पर उनका नाम जो है वो हमेशा स्मरण किया जाता है। बिल्कुल स्मरण किया जाता है। आज के दिन में लोगों को तो, अब नए पत्रकारों को उनके बारे में जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि किस तरह से वो काम करते थे, कैसे कैसे सोचते थे, क्या कैसे आइडिया डेवलप करते थे, क्या था, मैंने उनके बारे में जानना चाहिए आजकल के पत्रकारों को कि दिलीप जी कितने मैंने महत्वपूर्ण मन के संपादक हुआ करते थे। और अक्सर जब उन्हें उनके नाम को लेकर पैडी, एक प्यार से जो वर्ड दिया गया था, पैडी लोग बोलते थे, उनका दफ्तर में उनको लोग पैडी के नाम से बोलते थे कि पैडी पैडी। अच्छा, जब उन्हें पता चला कि देखिए अक्सर होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऐसे एक कोड वर्ड बना लिया जाता है, तो उस पर उनका कुछ रिएक्शन, जैसे आपने कहा कि हालांकि वो बहुत हंसमुख थे, मिलनसार थे, लेकिन इस पर कोई रिएक्शन नहीं? कोई रिएक्शन नहीं, खुश हुए, कहे कि चलो भाई कुछ तो नाम है। सब कुछ तो पैडी नहीं करते थे, नीचे मैंने उनके बराबर समकक्ष जो लोग थे तो वही लोग पैडी पैडी बोलते थे। सब कुछ कह नहीं सकता, सब कुछ सही कहेगा, तो जो उनके सब कहते थे उससे मैंने कहीं नाराज नहीं होते थे, बहुत खुश रहते थे, कहे चलो यार कुछ तो है। लेकिन काम करते थे मस्त होकर काम करते थे, एकदम बिंदास स्टाइल में काम करते थे। लाजवाब संपादक थे, लाजवाब संपादक थे, लाजवाब पत्रकार थे, और इसीलिए उन्हें याद किया जा रहा है। और हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जब तक पितृपक्ष रहेगा हम आपको लेकर आएंगे कुछ ऐसे ही नाम जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है, इस क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत किया है, और न्यूज़ इंडिया की ओर से ये श्रद्धांजलि लगातार पितृपक्ष में जारी रहेगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर।